या आप सभी को नमस्कार। हम लोग पतंजलि के योग सूत्रों में जो साधना का चैप्टर है उसमें 10वें सूत्र पे है। और ये सूत्र ये कहता है कि क्लेश जो होते हैं, हमने देखा था कि 5 प्रकार के क्लेश होते हैं। सबसे पहला क्लेश होता है अविद्या। उसके बाद उसके कारण से एक दूसरा क्लेश पैदा होता है अस्मिता। फिर उस कारण से तीसरा क्लेश पैदा होता है राग। उसके बाद द्वेष। उसके बाद अभिनिवेशा। तो ये 5 क्या है? अविद्या मतलब अज्ञानता। जब हमको ठीक से ज्ञान नहीं है तो हम अपने जीवन में दुख को आमंत्रित करते हैं। और जब इस अज्ञानता से हम अपने अंदर अस्मिता पैदा करते हैं, एक समान का ईगो पैदा करते हैं, तब ये भी हमारे जीवन को मुश्किल बना देता है। क्योंकि हम अपने मैं को किसी और के साथ जोड़ लेते हैं, अपनी आत्मा अपने पुरुष के साथ नहीं जोड़ते हैं, जो कि हकीकत में हमारी ओरिजिनल पहचान है। और तीसरा राग। राग मतलब हमारे बोलिए कि अटैच हो जाना, चिपक जाना, लाइकिंग होना। वो अटैचमेंट्स जो हैं वो दिक्कत पैदा करती हैं, दुख पैदा करते हैं। और उसका जो विपरीत है द्वेष, उसमें हमको कुछ चीजों से डिसलाइक होता है, नफरत होता है, हेट्रेड होता है। हम उसको पसंद नहीं करते हैं, हमको उससे अवर्शन होता है। वो भी दुख का कारण है। और ये चारों जो क्लेश हैं ये मिलके 5वां क्लेश हमारे अंदर लाते हैं, जिसको कि अभिनिवेशा बोलते हैं। अभिनिवेशा मतलब हमारे अंदर फिर एक चाह हो जाती है जीवन को पकड़े रखने की। हम मरना नहीं चाहते। और ये जो चाह है ये सभी जीवों में देखी जाती है, सभी उम्र में देखी जाती है। बड़े से बड़ा ज्ञानी भी इसमें फंस जाता है। उसको मृत्यु का डर लगता है तो वो फंस जाता है। आपने देखे होंगे कि कई बार बड़े बड़े स्पिरिचुअल लीडर होते हैं, गुरु होते हैं या प्रवचन देने वाले होते हैं। और उनका जब शरीर में बीमारियां आती हैं तो वो मरना नहीं चाहते हैं। वो हॉस्पिटल में जाके एडमिट होते हैं या अपनी सर्जरियां कराते हैं, बड़ी सी बड़ी सर्जरी करा लेते हैं। तो कितना भी आदमी ज्ञानी हो, मृत्यु से उसको डर न लगे, ये तकरीबन असंभव है। तो इन पांचों को क्लेश बोला जाता है। और ये क्लेश जो है अति सूक्ष्म होते हैं। अति सूक्ष्म होते हैं मतलब ये हमारे अंदर कहाँ होते हैं? हमारे बुद्धि में होते हैं। जहां पर हमारी प्रकृति का जो पहला स्टेप है, जहां उसका क्रिएशन होता है, जहां से वो इवॉल्व होती है, जहां से पुरुष और मूल प्रकृति अपना पहला बोलिए बच्चा पैदा करते हैं, वो बुद्धि है, महत है। और ये क्लेश संस्कारों के रूप में उनके अंदर स्थापित रहते हैं। तो बुद्धि जो है वो अति सूक्ष्म जगह है। और उस अति सूक्ष्म जगह पर ये क्लेश हैं। तो इनका अंत कब होता है? हमको दुख से मुक्ति कब मिलती है? हमको हमारे अंदर मृत्यु का भय कब जाता है? हमारे अंदर में पसंद नापसंद की दुनिया कब खत्म होती है? हमारा जो बोल लीजिए कि ईगो है, अस्मिता है, प्राइड है, घमंड है, अपना सेल्फ इमेज है, वो कब टूटता है? हम जो अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं वो कब छूटती है? हम कब भूल जाते हैं कि मैं संजय मनसुखानी नहीं हूं, मैं हिंदू नहीं हूं, मैं भारतीय नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं हूं, मैं सिंधी नहीं हूं? ये जो आइडेंटिफिकेशन हमने ले रखी है, जिसको कि अस्मिता बोलते हैं, ये कब छूटेगी? ये जब संपूर्ण ज्ञान आएगा, वो ज्ञान जो कि हमारे अंदर विवेक पैदा करे, इतना ऊंचा विवेक कि हमको समझ में आए कि ये हमारे काम की चीज नहीं है, ये ज्ञान सही नहीं है। तब उससे मुक्ति मिलती है। तब हम अपने आप को प्रकृति को छोड़ के पुरुष से जुड़ पाते हैं। तो ये कहते हैं कि क्लेश जो हैं अति सूक्ष्म हैं,
उनको खत्म करने के लिए, उनका विनाश करने के लिए वही परिस्थिति में ये हो सकता है जब हमारा मन, जब हमारा बोलिए कि चित्त, जब हमारा, और डिटेल में जाए तो मन, अहंकार और बुद्धि, जब ये अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स मतलब मूल प्रकृति की अवस्था में चले जाए, उसमें घुल जाए, उसमें डिसॉल्व हो जाए, तब ये क्लेश खत्म होते हैं। इसका मतलब जब तक हम वापस जहां से आए हैं वहां नहीं पहुंचते हैं, तब तक ये क्लेश हमारा साथ देते हैं। तब तक अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा ये साथ देते हैं, तब तक दुख साथ देता है। और जब ये पूरा खत्म हो जाता है, जाके अपने घर में डिसॉल्व हो जाता है, जब प्रकृति मूल प्रकृति में मिल जाती है, वहां पर जाके इसका अंत होता है। तो ये बात को समझना बहुत जरूरी है। तो हम वापस कब जा पाते हैं? हम वापस तब जा पाते हैं जब हमारा जो पर्पस है जीवन का, जिसके लिए हम आए हैं, जो अनुभव हम कर रहे हैं, जो भोग हम कर रहे हैं, जब वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं, अब और कुछ भोग करने को नहीं है, तब प्रकृति का कार्य खत्म होता है। जब तक हमारे भोग अधूरे हैं, बाकी हैं, इनकम्प्लीट हैं, हमारे डिजायर्स फुलफिल नहीं हुए हैं, तब तक ये प्रकृति रहती है। क्योंकि प्रकृति बनती ही भोग देने के लिए है। किसको भोग देती है? पुरुष को भोग देती है। तो जब पुरुष जो भोगने आया है, जो उसने मूल प्रकृति से चूज किया है भोगने के लिए, जब तक वो भोगना कंप्लीट नहीं होगा, तब तक प्रकृति अपने कार्य को आधे में बंद नहीं कर सकती है। और जब तक ये भोग चलता रहेगा, तब तक दुख भी चलता रहेगा। दुख का अनुभव चलता रहेगा। दुख साथ नहीं छोड़ेगा, वो पीड़ा साथ नहीं छोड़ेगी। प्रकृति वो घर है, वो जगह है, वो रास्ता है, बोल लीजिए कि वो अ, ठहराव है, या वो होटल है जहां पर आप जीवन में ठहरते हैं, अलग अलग तरह के सुख और दुख भोगते हैं जो भोगने आए थे। और जब वो खत्म हो जाता है, तब आपको वो होटल छोड़नी पड़ती है, उसका कमरा खाली करना पड़ता है, वहां से चेकआउट करना पड़ता है। तो ये जो चेकआउट है, ये मोक्ष है। ये जो चेकआउट है, ये मुक्ति है, ये लिबरेशन है, ये फ्रीडम है। किससे? होटल से, होटल के कमरे से। अब आपके लिए वो होटल किसी काम का नहीं है। उसमें जो आपको करना था आप कर चुके हैं। उसमें जो आपको भोगना था आपने भोग लिया है। अब आप होटल से बाहर है, होटल से मुक्त है। अब वो होटल आपके नजर में नहीं है, वो होटल आपके कॉन्शियसनेस में प्रेजेंट नहीं है, आपके अवेयरनेस में प्रेजेंट नहीं है, आपके चित्त में रूप लिए हुए नहीं बैठी है। खत्म हो गया उसका काम। तो जब अ, प्रकृति का काम खत्म हो जाता है, प्रकृति अपना बोरिया बिस्तरा बांध लेती है। सारे तत्व, 23 तत्व प्रकृति के, मतलब बुद्धि, अहंकार, मानस, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 तन मात्राएं, 5 महाभूत, ये 23 हुए। ये 23 के 23 लौट जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अ, बुद्धि, अहंकार और मानस, इनका पर्पस क्या है? और जब तक इनका पर्पस पूरा नहीं होता है, ये लौटते नहीं है। तो ये तीन जो हैं, ये हमारे अंतःकरण कहलाते हैं, हमारे अंदर के कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है। ये तीन मिलके 20 तत्वों को चलाते हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत। तो इसमें से जो महाभूत से जुड़े हुए हैं, जो तामसिक तत्व है, तन्मात्राएं और महाभूत,
ये हमारी दुनिया को रिप्रेजेंट करते हैं, इससे दुनिया बनती है। और इस दुनिया को देखने के लिए, परखने के लिए इंद्रियों का प्रयोग होता है। इसकी जानकारी लेने के लिए, इसका ज्ञान लेने के लिए पहले पांच ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग होता है, और इसमें कुछ अगर बदलाव करना है, जैसे बुद्धि चाहती है वैसा अगर अहंकार ने नहीं बनाया, तो मानस जब रिपोर्ट करता है कि नहीं बना, तब बुद्धि वापस अहंकार को इंस्ट्रक्शन देती है, इसको ठीक करो। वो इंस्ट्रक्शन जाता है कर्म इंद्रियों के पास, और कर्म इंद्रियां उस पे कर्म करके उसमें बदलाव लाती हैं, और उसको उस जगह ले जाती हैं जहां पर की बुद्धि पहले चाहती थी उनको। और जब वो परिस्थिति आ जाती है, तब बुद्धि में आनंद का एहसास होता है, बुद्धि अति सात्विक हो जाती है। तो बुद्धि, अहंकार, मानस वो मशीनरी है जो हमारी दुनिया बनाते हैं, और जो दुनिया बनती है उसकी हमको जानकारी देती है। और जब जानकारी देती है, उसको हमको बदलना होता है, तो उसको हम कर्म इंद्रियों के माध्यम से बदलते हैं। अब जब बुद्धि, अहंकार, मानस का पूरा काम खत्म हो गया है, तो क्या करेंगे? बुद्धि में जो संस्कार थे वो बाहर की दुनिया में गए हैं, पहले अहंकार में, फिर तन्मात्राओं में, फिर पंचमहाभूत बन गए हैं। अब संस्कार खत्म हो गए हैं, तो आगे कुछ काम नहीं है। और अगर आपको ज्ञान मिल गया है कि कुछ संस्कार अभी हैं जो हमारे काम के नहीं हैं, बेकार है, आपने उनको जला दिए हैं, तो उनका भी काम खत्म हो गया है। जैसे एक जला हुआ बीज फल नहीं दे सकता है, पेड़ पैदा नहीं कर सकता है, उसी प्रकार से एक ज्ञान से जलाया हुआ संस्कार कर्म नहीं पैदा कर सकता है, दुनिया में कुछ ला नहीं सकता है। वो एक किस्म से नपुंसक हो जाता है, अब वो कुछ पैदा नहीं कर सकता है। तो योगी क्या करते हैं कि जब उनको समझ में आता है कि उनका विवेक बहुत जाग गया है, और उनको पुरुष और प्रकृति के बीच में भेद करना आ गया है आसानी से, हर पल वो कर सकते हैं, तो अगर वो चाहते हैं अलग हो जाना प्रकृति से, तो वो अलग हो लेते हैं। और वो उस समय उनमें वो क्षमता होती है, उनकी इंद्रियों में देखने की कि कोई संस्कार रह तो नहीं गया है। अगर एक भी संस्कार रह जाएगा जिंदा, तो उसको मोक्ष नहीं मिलेगा, वो वापस जन्म लेगा। वो एक संस्कार जो रह जाएगा, वो उसके सूक्ष्म शरीर में जिंदा रहेगा, और वो एक अगली योनि खोजेगा उस संस्कार को फलित करने के लिए। और योनि के आधार पे वो माता पिता खोजेगा, शरीर लेगा, और माँ जो बाहर से खाना खा रही है, पानी पी रही है, न्यूट्रिशन ले रही है, उससे उसका शरीर बढ़ता है। तो एक संस्कार भी आपको अगला जीवन देने के लिए बाध्य है, अगला शरीर, अगली योनि देने के लिए बाध्य है। अब मान लीजिए वो एक संस्कार से आपका अगला जीवन चालू हो गया, और अब वहां और संस्कार भी बनने लग गए, और संस्कार एक से बढ़ के 100 हो गए, और आपकी मृत्यु हो गई। फिर तीसरा जन्म होगा जिसमें वो 100 संस्कार सूक्ष्म शरीर में फिर आएंगे। फिर वो माता पिता चुनेगा, शरीर चुनेगा, फिर वो फल देना चालू करेगा। तो क्या है कि ये साइकिल पता नहीं कब खत्म होगा संस्कारों का। इसलिए योगी क्या करते हैं, जब भी वो देखते हैं कि मोक्ष के करीब है, हम पुरुष को देख पा रहे हैं और उसको अलग कर पा रहे हैं प्रकृति से, हमारे पास विवेक ख्याति आ गई है और ये क्षमता आ गई है, तो वो बचे हुए संस्कारों को जला डालते हैं ज्ञान से, अपने ही ज्ञान से। और जब वो जल जाते हैं, तो अधिकतर अगला जन्म नहीं होता है। बट कई बार ऐसा भी बोलते हैं कि संस्कार जलाने के बाद भी ये संभावना है कि कोई संस्कार शायद आधा जले, बच जाए कुछ उसमें शक्ति, ताकत बीज की, पहचान बीज की, तो वो फिर वापस नया योनि, नया माता पिता, नया शरीर,
लेके वो फिर चालू हो जाता है। इसलिए ये संस्कारों को डेसिमेट करना, डेसिमेट मतलब कंप्लीटली खत्म करना, 100%, ये जरूरी है अगर आपको प्रकृति से मुक्ति चाहिए। अब जब ये मुक्ति आप ले लेते हैं, तब ये मुक्ति परमानेंट भी हो सकती है और टेम्पररी भी हो सकती है। परमानेंट कैसे होती है? अगर पुरुष दोबारा मूल प्रकृति की तरफ देखे ही नहीं, तो ये परमानेंट है। और पुरुष अगर मूल प्रकृति की तरफ देखे, जो कि संभावना है, अनंत संभावनाओं की जननी है, तब क्या होता है? वो जिसको देखता है वो संस्कार बन जाता है। और मूल प्रकृति अव्यक्त रहती है, तो वो संस्कार उसमें से निकल के व्यक्त हो जाता है, बुद्धि में, महत्व में आ जाता है। अब वो जीवन में आ जाता है, लाइफ के साइकिल में आ जाता है। और वो थॉट से बढ़ते बढ़ते वर्ल्ड में आ जाता है, फिजिकल रूप ले लेता है। मेंटल जो रियलिटी थी वो फिजिकल रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये कहते हैं कि क्लेश जो है वो सूक्ष्म है। मतलब क्लेश अंत में जाते हैं, क्लेशों को जलाना पड़ सकता है। और अगर आप क्लेशों को नहीं जलाएंगे तो आपकी अविद्या रह जाएगी। वो अविद्या को विद्या में बदलने के लिए आपको वापस आना पड़ेगा। अगर मान लीजिए अविद्या रह गई और अस्मिता रह गई, तो आपके अंदर में ईगो रह जाएगा, आपके अंदर में आपकी आइडेंटिटी रह जाएगी। आपने अपना जो पहचान दुनिया में बना रखा है, आर्टिफिशियल, गलत, वो जिंदा रह जाएगा। और वो अविद्या और वो पहचान, वो अगले योनि में जाके, अगले शरीर में, अगले माता पिता के द्वारा दिए हुए शरीर में जन्म लेके फिर दुनिया में आएंगे। फिर उसके अनुसार वो आगे बढ़ेंगे। तो उसका स्टार्टिंग का प्रोग्राम क्या आएगा? अविद्या और अस्मिता। अगर कुछ राग द्वेष आ गए, तो बच्चा पैदा होते ही कुछ आदत लेके पैदा होता है, कुछ टेंडेंसीज लेके पैदा होता है, कुछ लाइकिंग लेके पैदा होता है, और कुछ डिसलाइकिंग लेके पैदा होता है। हो सकता है कुछ बच्चों को दूध नहीं पीना है, आप कुछ भी कर लीजिए वो दूध नहीं पी रहा है। और कुछ को मिठास के प्रति बहुत प्रेम है, उसको मीठी चीजें खानी है। और कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको कि तीखा खाना पसंद है, जितना भी मिर्च डाल लीजिए खाने में उसको फर्क नहीं पड़ता, वो एंजॉय करता है। तो ये सब टेंडेंसीज जो हैं ये क्लेश से हैं, जो कि पिछले जन्म से कैरी फॉरवर्ड हुए हैं, क्योंकि वो बुद्धि में थे। और बुद्धि अंतिम पड़ाव है मूल प्रकृति में घुसने के पहले। और अगर ये रह गए तो मूल प्रकृति में एंट्री नहीं हो सकती है। और क्योंकि एंट्री नहीं होगी तो ये सूक्ष्म शरीर का हिस्सा बनेगा, और अगले जीवन की तैयारी करेगा, और अगले योनि में चला जाएगा। और वो कोड, वो प्रोग्राम, वो नॉलेज, वो संस्कार अगले जीवन को असर डालेगा और अगले जीवन को उसी प्रकार आगे बढ़ाएगा। ये क्लियर है सबको यहां तक? अच्छा। सर एक डाउट है। हाँ बोलिए। आ, आपने कहा कि अगर संस्कार जला दिए जाएं तो सब कुछ खत्म हो गया, तब फिर पुरुष मूल प्रकृति में फिर से क्यों देखने लगेगा? मेरे हिसाब से तो वो रिमोट पॉसिबिलिटी है। और जब मैं कह रही हूँ रिमोट पॉसिबिलिटी है, तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी तो है। तो फिर वो कौन सी पॉसिबिलिटी है? ओके। आपके प्रश्न का मेरे पास जवाब नहीं है। पॉइंट आपका सही है कि पुरुष क्यों देखता है मूल प्रकृति को। तो क्योंकि सर, इस मेरा क्वेश्चन ये है कि जब संस्कार जल चुके, पूरा हो चुका, तब फिर एक क्यों पॉसिबिलिटी रह जाती है? वो कॉन्सेप्ट तो समझ में आता है कि पुरुष देखता है, ठीक है, उसमें कुछ होगा। लेकिन ये वाला कि जब संस्कार भी जल गए तब क्यों एक रिमोट पॉसिबिलिटी रह जाती है? फिर सवाल ये उठता है कि ये सृष्टि क्यों आई है ना? आपको समझना ये होगा
कि दो बातें हैं यहाँ पर। पहली बात यह है कि अगर मैं प्रकृति से निकल गया तो प्रकृति मेरे लिए खत्म हो गई। पुरुष के लिए प्रकृति खत्म हो गई, उसको कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ देखने की वस्तु ही नहीं बची। क्योंकि वो वस्तु कौन बना रहा था? वो प्रकृति बना रही थी। अब प्रकृति नहीं है तो वस्तु कुछ नहीं बनेगी। लेकिन क्या वस्तु गायब हो जाएंगे? नहीं गायब होंगे। क्यों? क्योंकि उस प्रकृति में और लोग हैं और पुरुष एक्टिव है। पुरुष एक नहीं है, अनेक है। तो उस तरीके से दुनिया के मामले में, प्रकृति के मामले में उसको समझा जा सकता है। अच्छा, फिर मैंने बोला कि आपने संस्कार जलाए, लेकिन वो पूरे रूप से नहीं जला, कुछ रह गया, कुछ जान रह गई उसमें, कुछ मेमोरी रह गई, कुछ लाइफ रह गई। सर अगर पूरे जल गए, हाँ। अगर पूरे जल गए तब तब हम क्या, तब क्यों हम पुरुष को देखने के लिए कह रहे हैं? हाँ, बात आपकी सही है, पूरे जल गए। ठीक है, आप किसी पेपर को जलाइए, पूरा जलाइए, कौन गारंटी ले सकता है कि उसमें पेपर का कोई पीस बचा नहीं होगा? अ, एक माइक्रोन पेपर का हो सकता है बचाओ, पेपर के रूप में। तो हम किसी भी चीज को जीरो नहीं कर सकते। जीरो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, जीरो प्रैक्टिकल चीज नहीं है, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। अभी आप देखेंगे कि हम बोलते हैं कि वैक्यूम पैदा कर लिया। पूरे पूरे एग्जिस्टेंस में कहीं पर भी वैक्यूम हो ही नहीं सकता है। हम कहते हैं कि ये पूरा जो यूनिवर्स है, ये जब -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला जाता है तो सारा मूवमेंट बंद हो जाता है। कोई इलेक्ट्रॉन, कोई प्रोटॉन, कोई न्यूट्रॉन, कोई एटम, कोई सब एटॉमिक पार्टिकल, और किसी का मूवमेंट नहीं होता है। लेकिन वो -273 डिग्री सेंटीग्रेड प्रैक्टिकल है? नहीं है, हम वहां तक पहुंच नहीं सकते। ये फॉर्मूला के हिसाब से, कैलकुलेशन से पता चलता है कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे सारा मूवमेंट बंद हो जाता है, सारा रजस खत्म हो जाता है, सब कुछ कोलैप्स कर जाएगा। तो ऐसा क्या होगा -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे? थियोरेटिकली होगा, प्रैक्टिकली इसको देख नहीं सकते हम। तो उसी प्रकार से कोई चीज इनफाइनाइट नहीं होती। जबकि मैथमेटिक्स में हम इनफाइनाइटनेस की बात करते हैं कि गॉड क्या है? इनफाइनाइट पावर है, इनफाइनाइट नॉलेज है। इनफाइनाइट का मीनिंग क्या होता है? इनफाइनाइट का मीनिंग ये होता है जिसका अंत नहीं हो, अनंत। अभी अगर आप जहां पर अंत नहीं है उसकी बाउंड्री पे पहुंच जाते हैं तो उसके बाद फिर कुछ और होगा। तो अनंत कभी खत्म नहीं होता। तो जब अनंत कभी खत्म नहीं होता, उसको आप प्रैक्टिकली फिजिकल वर्ल्ड में नहीं देख सकते। उसको आप मैथमेटिकली समझ सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल वर्ल्ड में, मेंटल वर्ल्ड में। बट फिजिकल वर्ल्ड में वो आप देख पाएंगे, वो संभावना कभी खड़ी नहीं होगी। अभी आप समझ पा रही हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? यस सर, आई कुड अंडरस्टैंड। या, थैंक यू। वेलकम। किसी और का कोई क्वेश्चन? नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो क्लेशों के कारण जो ये अलग अलग माइंड के स्टेट्स बनते हैं, उनको हम खत्म कर सकते हैं
मेडिटेशन के द्वारा। मतलब क्लेश को खत्म करने का तरीका क्या है? योग के अनुसार क्लेश सूक्ष्म है, क्लेश बुद्धि में है, क्लेश जन्म के समय है। किसका जन्म? हमारे सृष्टि का जन्म, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। उसी में, बीज में ही वो है, स्टार्टिंग पॉइंट में वो है। तो जो स्टार्टिंग में है, या जो संस्कार हैं स्टार्टिंग के, अति सूक्ष्म, उसको मिटाने का तरीका है, आप बोल सकते हैं, ध्यान। तो जब आप अपने संस्कारों को ध्यान से देखते हैं, फुल कंसंट्रेशन से देखते हैं, तो वो कंसंट्रेशन जो माइंड का है उसकी ऊर्जा से वो जल जाते हैं, वो खुल जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। तो जितना गहरा संस्कार, जितना सूक्ष्म संस्कार आपको खत्म करना है, उतनी ही ऊंची आपकी ध्यान की क्षमता होनी चाहिए। ध्यान मतलब यहां पर धारणा ध्यान समाधि से है। अगर आपके अंदर धारणा ध्यान समाधि की क्षमता नहीं है, आपने उसका अभ्यास करके उसको डेवलप नहीं किया, तो आप संस्कारों को मिटा नहीं पाएंगे। आपका अगला जन्म जो है वो निश्चित है। वो संस्कार सूक्ष्म शरीर में रहकर अगला स्थूल शरीर पैदा करेंगे। अगले योनि में जाएंगे, माता पिता ढूंढ लेगा, और माँ वो शरीर को बड़ा बना के बाहर निकाल भी देगी, वो जीवन चालू हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि क्लेश को खत्म करने के लिए हमको ध्यान आना चाहिए। अभी हमने ये भी देखा कि ये जो माइंड है, ये कई प्रकार के होते हैं। एक मानस होता है, एक अहंकार होता है, एक बुद्धि होती है, और उसके ऊपर तत्व कौन सा है? मूल प्रकृति का तत्व है। और उसके ऊपर तत्व कौन सा है? पुरुष का तत्व है। तो मानस का जो तत्व है वो हम बोलते हैं कॉन्शियस माइंड इंग्लिश में। जो अहंकार का तत्व है उसको हम बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड इंग्लिश में। जो बुद्धि का तत्व है उसको हम बोलते हैं यूनिवर्स का माइंड या कॉस्मोस का माइंड, यूनिवर्सल माइंड और कॉस्मिक माइंड इंग्लिश में। जो मूल प्रकृति है उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट माइंड, क्योंकि वो मूल प्रकृति से अनेक प्रकृतियां पैदा होती हैं, अनंत प्रकृतियां पैदा हो सकती हैं थियोरिटिकली। और पुरुष क्या है? पुरुष में माइंड नहीं है, ना कॉन्शियस माइंड है, ना सबकॉन्शियस माइंड है, ना यूनिवर्सल या कॉस्मिक माइंड है, ना इनफाइनाइट माइंड है, क्योंकि ये सब प्रकृति के हिस्से है। लेकिन पुरुष तो प्रकृति के बाहर है, तो उसको नो माइंड बोलते हैं, या माइंड है ही नहीं। तो यहां पर ये जो 11वां सूत्र है, 11वें सूत्र में वो बोलते हैं कि ये जो अलग अलग माइंड के स्टेट हैं, ये जो क्लेशों के कारण पैदा हो रहे हैं, क्योंकि पहले क्लेश आते हैं जिसका हमको एहसास हो रहा है क्लेशों के कारण। तो उनको हम खत्म कर सकते हैं, जला सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं ध्यान के द्वारा। और ध्यान का समाधि के 7 स्टेप हैं। एक है, पहला है आपका सवितर्क समाधि, फिर निर्वितर्क समाधि, ये दोनों मानस में होते हैं। उसके बाद सविचार समाधि, निर्विचार समाधि, ये दोनों अहंकार में होते हैं। फिर स आनंद समाधि, ये बुद्धि में होता है। फिर आपका अस्मिता समाधि, जो कि
मूल प्रकृति में होती है, और उसके बाद निर्बीज समाधि जो कि पुरुष में होती है। तो जब तक हम इन समाधियों की सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे, हम अंत में जाके क्लेशों को खत्म नहीं कर पाएंगे। क्लेशों को खत्म मूल प्रकृति तक करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मूल प्रकृति जननी है, वहीं से वो संभावना है, वो पुरुष के देखने से वो संभावित हो जाती है, व्यक्त हो जाती है, बुद्धि में आ जाती है। तो आप बुद्धि से हटा देंगे तो भी मूल प्रकृति से तो वो आ रही है, तो उसको मूल प्रकृति में हटाना पड़ेगा। मूल प्रकृति में पुरुष देख रहा है, तो पुरुष क्या देख रहा है उस पर भी निर्भर करता है कि बुद्धि में क्या बन रहा है। क्योंकि जो पुरुष मूल प्रकृति में देख रहा है उसी का बीज आ रहा है बुद्धि में। अब दिक्कत यह है कि प्रकृति के अंदर ये जो चार है, मानस, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति, ये चारों जो है इसमें प्रज्ञा है, इसमें आपको ज्ञान मिलता है क्या हो रहा है। जब आप समाधि करते हैं आपको मालूम चलता है। और ये जो प्रकृति के जो माइंड्स हैं इनको बीज होते हैं, इनको इनमें संस्कार होते हैं, इनमें मेमोरी होते हैं, इनके कारण से संस्कार बनते हैं। मानस जो देखता है वो बुद्धि तक संस्कार बनाता है। तो संस्कार रिवर्स में भी जाते हैं, मानस के बाहर दुनिया के देखने से वो बनता है। लेकिन बाहर की दुनिया क्यों बनती है? क्योंकि बुद्धि में था, बुद्धि से अहंकार में आया, अहंकार से तन्मात्राओं में आया, तन्मात्राओं से पंचमहाभूत बन गए। अरे बन तो गए, बट आपका वो रिएंफोर्समेंट नहीं हो रहा है जब तक आप उसको सेंस करके दोबारा नहीं देख रहे हैं। जो बन गया आपको मालूम ही नहीं क्या बना। अगर आपकी आंखें नहीं हैं, आपने एक मटका बनाया है, तो आपको क्या मालूम पड़ेगा? हाँ, अगर आप हाथ से छू रहे हैं आपको पता चल रहा है स्पर्श के माध्यम से, टच के माध्यम से कि क्या शेप है, क्या फील है, क्या टेक्सचर है। अगर आप उसको छू भी नहीं पा रहे हैं, आपके पास हाथ ही नहीं है, तो क्या मालूम पड़ेगा कि आपने क्या बनाया है? आपकी बुद्धि ने अहंकार से, तन्मात्रा से, पंचमहाभूत ने क्या बनवाया है? नहीं मालूम पड़ेगा। तो ये एक साइकिल है। साइकिल क्या है? पुरुष से मूल प्रकृति, मूल प्रकृति से बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से तन्मात्रा, तन्मात्रा से पंचमहाभूत। अब वो रिवर्स, पंचमहाभूत को इंद्रियां देखती हैं और इंद्रियां बदलती हैं और वो रिपोर्ट करती हैं मानस को, मानस करता है अहंकार को, अहंकार करता है बुद्धि को, और बुद्धि में पुरुष देखता है। तो ये पूरा लूप, ये पूरी साइकिल चालू होती है पुरुष से मूल प्रकृति, मूल प्रकृति से बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से तन्मात्रा, तन्मात्रा से पंचमहाभूत, वहां से इंद्रियां, वहां से मानस, वहां से अहंकार, वहां से बुद्धि, और बुद्धि में पुरुष देखता है, पुरुष तक लौट के आती है। तो पुरुष को जो देखना है वो उसको प्रकृति दिखा सकती है। इसलिए ये पूरी फैक्ट्री है 23 मशीनों की। बुद्धि, अहंकार, पांच तन्मात्राएं, पांच महाभूत, पांच इंद्रियां ज्ञान की, पांच इंद्रियां कर्म की, मानस, ये सब मिला के 23 है। जब पुरुष देख लेता है जो उसको देखना है, अब उसको देखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये पूरी जो 23 तत्वों की फैक्ट्री बनी हुई थी, ये लौट के जहां से बनी थी वहां चली जाती है, मूल प्रकृति में। अब पुरुष को ना कुछ देखना है ना कुछ दिखता है। लेकिन अगर वो पुरुष के अंदर, या आप बोलिए कि थोड़ा सा कुछ रह गया है, तो वो 100% पुरुष नहीं है। 100% पुरुष नहीं है मतलब 100% निर्गुणी नहीं है। थोड़ा सा 0.00001% गुण रह गया है। वो कभी ना कभी रंग लाएगा। हो सकता है 1000 साल बाद, 10,000 साल बाद, 1,00,000 साल बाद वो फिर मूल प्रकृति को देख लेगा।
ये बात समझ में आ रही है? यस सर। वो लास्ट टाइम सवाल किसने पूछा था? प्रीति, आपने पूछा था? ये मैंने पूछा था सर, प्रेरणा। अच्छा, ओके। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मेरा भाग्य, मेरा भोग, मेरा जीवन, मेरी योनि, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी दुनिया, मैं चुनता हूं और फिर बनाता हूं। कैसे? जो मुझे चाहिए वो मैं मूल प्रकृति में देखता हूं। अभी समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। हम सब एक्चुअली अपने मालिक हैं। मतलब ये प्रकृति जो है, हम इसके मालिक हैं। हम अपने शरीर के मालिक हैं, अपने इंद्रियों के, हाथ के, पैर के, बालों के, किडनी के, हार्ट के, सबके हम मालिक हैं। इनकी फंक्शनिंग हम चेंज कर सकते हैं। अगर हमारा हार्ट खराब काम कर रहा है, अगर हमें प्योरिटी है और हम मूल प्रकृति में वो देखते हैं प्रॉपर वर्किंग हार्ट, तो हमारा हार्ट ठीक हो जाता है। अगर हमारे अंदर प्योरिटी है और मुझे 100 करोड़ रुपए बनाने हैं और मैं मूल प्रकृति में देखता हूं, तो वो संस्कार बुद्धि में, अहंकार में, तन्मात्रा में, पंचमहाभूत में बाहर दिखाई देता है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आप चाहो आपको नहीं मिले। जो आप सोच पाते हैं वो वो है जो आपके बुद्धि में आ चुका है मूल प्रकृति से। जो मूल प्रकृति से आपके बुद्धि में नहीं आया है वो आप सोच नहीं सकते। तो आपके अंदर अगर कोई भी इच्छा पैदा होती है, सही या गलत, जिस पे आपको विश्वास होता हो या नहीं होता हो, अद्भुत से अद्भुत, अगर वो आपके मन में आया है, तो मान के चलिए कि वो संस्कार के रूप में आपके बुद्धि में बैठा हुआ है। और अगर आपको ये आता है कि जो बुद्धि में है उसको मेरे को अहंकार में डालना है, जो अहंकार में है उससे तन्मात्राएं बनवानी है, जो तन्मात्राएं हैं उससे मेरे को पंचमहाभूत बनवाने हैं, तो मैं अपने जीवन में कुछ भी बना सकता हूं। ये बात समझ में आ रही है कि यस ऊपर सर, से जा रही है? हाँ। यस सर, यस। हाँ, औरों को नहीं आई लगता है। समझ आ रही है सर। समझ आ रही है, ओके। तो ये कहते हैं कि ये जो माइंड के स्टेट है इसको हम बदल सकते हैं, खत्म कर सकते हैं ध्यान के द्वारा। तो अगर आप मानस से ध्यान लगाएंगे तो आपके मानस के अंदर जो तमस है वो खत्म होने लगेगा। आपके मानस के अंदर जो रजस है वो खत्म होने लगेगा। आपका मानस सात्विक होने लगेगा। आप अहंकार के अंदर वही करेंगे तो आपका तमस और रजस अहंकार के अंदर सात्विक हो जाएगा। प्योर होने लगेंगे, खालिस होने लगेंगे, पाक होने लगेंगे, साफ होने लगेंगे, धुलने लगेंगे। और अगर आप बुद्धि पे करते हैं तो बुद्धि वैसे ही सात्विक है। अब आपके सिस्टम के अंदर जो सत्व है वो घटने लगेगा। और ये गुण, तीनों गुण वर्चुअली एक इक्विलिब्रियम के स्टेट में आ जाएंगे, एक जीरो स्टेट में आ जाएंगे। मतलब मूल प्रकृति में आप आ जाएंगे।
जहां पर ना तो ये सात्विक होगा, ना तो ये राजसिक होगा, ना तो ये तामसिक होगा, शांत होगा। आपके अंदर शांति का एहसास होगा। जब सात्विक होता है तब आनंद का एहसास होता है। जब राजसिक होता है तब यहाँ तो दुख या एक्शन का एहसास होता है। और जब तामसिक होता है तब भारीपन का एहसास होता है, डिप्रेशन का एहसास होता है, आलस्य का एहसास होता है, अज्ञानता का एहसास होता है। लेकिन जब आप मूल प्रकृति तक आ गए, गुण आपके शांत हो गए, बराबर हो गए, समान हो गए, तब गुणों का काम खत्म हो गया। तो जिसका काम खत्म हो जाएगा, प्रकृति उसको रख के क्या करेगी? कहते हैं कि इंसान बना है बंदर से। अरे बंदरों में पूंछ थी, हमारी पूंछ कहां गई? क्योंकि उसका कोई काम नहीं है, इसलिए प्रकृति ने पूंछ को गायब कर दी। तो पूंछ अभी भी होती है किसी किसी में, अपेंडिक्स के रूप में कभी कभी बड़ी हो जाती है, वो काट के निकालना पड़ता है। वो शरीर का किसी काम का अंग नहीं है, इसलिए इसको काट के फेंक देते हैं। तो प्रकृति का ये नियम है, जिसका पर्पस है वो रहेगा, जिसका कोई पर्पस नहीं है वो नहीं रहेगा। तो ये तीन गुण जो मूल प्रकृति में हैं, समानता में है, इक्विलिब्रियम में है, बैलेंस में है, वो धीरे धीरे शून्य की तरफ जाने लगते हैं। और जब तीनों गुण शून्य में चले जाते हैं, तब वो निर्गुण अवस्था है। और वो निर्गुण अवस्था पुरुष की अवस्था है। अब पुरुष की अवस्था में जब आप समाधि करते हैं, ये संभव है। लेकिन वहां पे क्योंकि गुण नहीं है, वहां पर क्यों कोई बीज नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, कोई माइंड नहीं है। तो क्योंकि माइंड नहीं है इसलिए बीज नहीं हो सकता, क्योंकि माइंड नहीं है इसलिए मेमोरी नहीं हो सकती, क्योंकि माइंड नहीं है इसलिए संस्कार नहीं हो सकता है। तो जब आप उसमें जाके, पुरुष में जाके जो भी समाधि करते हैं, उसका पता नहीं वहां क्या होता है, क्योंकि कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है। आप जब उस समाधि से बाहर निकलेंगे, आपको याद ही नहीं होगा कि वहां क्या हुआ। क्यों? क्योंकि उस समाधि में आप प्रकृति के बाहर निकल जाते हैं। प्रकृति के ऊपर, बाहर पुरुष होता है। अब क्योंकि प्रकृति के ऊपर पुरुष होता है, प्रकृति के बाहर पुरुष होता है, तो ये जो पुरुष है ये प्रकृति का कंट्रोलर है, ये प्रकृति को चलाता है। अब इसको जैसे उसको मांगता है वैसा वो चलाता है। जो वो देखता है वो प्रकृति बनाती है, क्योंकि वो कंट्रोल कर रहा है। तो यहां पर ये बोलते हैं कि ये जो माइंड के अलग अलग स्टेट है, उसको खत्म करने के लिए ध्यान करना पड़ता है। अगर आपको पुरुष तक पहुंचना है तो नीचे के सब गायब करने पड़ेंगे। मतलब मानस गायब करना पड़ेगा, अहंकार गायब करना पड़ेगा, बुद्धि गायब करनी पड़ेगी, और ये ध्यान से गायब होगी। जब तक आप कंसंट्रेशन नहीं करेंगे, उसकी पावर नहीं बढ़ाएंगे कंसंट्रेशन की, उसकी अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक आप मानस अहंकार बुद्धि में अटके रहेंगे। तब तक आपका जो अंतःकरण है, जो इनर मैकेनिज्म है, वो आपके जीवन को चलाता रहेगा। तब तक जीवन रहेगा, तब तक उसमें सुख और दुख रहेगा। क्योंकि जो भी सुख और दुख है उसका एहसास बुद्धि में होता है, और बुद्धि कंट्रोल करती है मानस को भी, अहंकार को भी। तो अगर दुख से मुक्ति चाहिए तो चित्त से मुक्ति चाहिए, माइंड से मुक्ति चाहिए, बुद्धि से मुक्ति चाहिए, महत से मुक्ति चाहिए। और वो मुक्ति के लिए उसको मारना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, डेसिमेट करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा। वो ध्यान से होगा।
तो अंतिम जो संस्कार होते हैं उसको जलाने के अलावा कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि वहां कंसंट्रेशन की पावर बहुत इंटेंस हो जाती है। लेकिन जब वो इंटेंस नहीं है, स्टार्टिंग का फेज में आपका ध्यान है, तो धीरे धीरे करके साफ करेगा, मिटाएगा, हटाएगा। बोल लीजिए झाड़ू लगाएगा, पोछा करेगा, नो, साबुन से रगड़ देगा, पानी बहा देगा। लेकिन अंतिम क्षणों में वो ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि वो भस्म कर देती है संस्कारों को। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। नहीं है तो फिर क्लोज करें। सर ये 11th सूत्र जो है, इसमें आपने बताया कि माइंड के स्टेट बनते हैं। तो ये सूत्र का क्या, वो संस्कृत में कुछ होता है ना, वो बता दीजिए ना सर एक बार। संस्कृत में क्या जानना है आपको? नहीं, मैं कुछ दोनों में ना मुझे मिक्स हो गया एक्चुअली। ये जो आपने 10th बताया और 11th बताया, क्योंकि 11th में वापस पे हम 10th पे चले गए उसकी एक्सप्लेनेशन के टाइम पे। क्लेश 10th पे आते हैं। क्लेश सूक्ष्म होते हैं और वो हाँ सर। डिस्ट्रॉय तब होते हैं जब आप माइंड को डिसॉल्व करके ओरिजिनल मैट्रिक्स मतलब आप समझ लीजिए उसमें ओरिजिनल स्टेट, मूल प्रकृति में ले आते हैं। नहीं सर, समझ में पूरा आ गया, बस एक जैसे एक क्लू दे देते हैं ना, वो दे दीजिए बस काफी है। नहीं, क्या क्लू चाहिए बोलिए, दे देते हैं। सूत्र सूत्र 11 का क्या, एक एक सेंटेंस में उसको कैसे हम और सूत्र 11 का है ध्यान हेय तद वृत्तय। ध्यान है मेडिटेशन, हेय मतलब उसको एलिमिनेट कर देते हैं, तत् ठीक है सर। मतलब क्लेशों को, वृत्तय मतलब जो वृत्तियों वाला माइंड है, ठीक मतलब है सर। जो वृत्तियों वाला माइंड है उसका हम अंत कर देते हैं ध्यान से। ध्यान से, ठीक है सर, हाँ। थैंक यू सो मच। हाँ, उसका मैं ठीक है। आपको एक और कारण बताता हूं। मान लीजिए आपके मन में 10 विचार आ रहे हैं, तो ये जो 10 विचार आ रहे हैं वो 10 वृत्तियां हैं, 10 फ्लक्चुएशन हो रहे हैं, 10 मॉडिफिकेशन हो रहे हैं। और आपने उनमें से एक पे ध्यान लगाया। मान लीजिए आप जिस कमरे में आए उसमें 10 वस्तु हैं और वो 10 वस्तु आपकी इंद्रियां देख रही हैं, मन बुद्धि तक जा रहा है और वो बुद्धि में 10 वस्तुओं के वृत्तियां चल रही हैं, मॉडिफिकेशन चल रहा है। उसमें से आपने एक पे ध्यान लगाया है। वो एक क्या है? वो एक ये है कि वहां पर एक काला स्पॉट लगा हुआ है, गोल, 2 इंची का, दीवार पे। अब क्योंकि आप इस काले स्पॉट को देखना चालू कर लिए, तो उस कमरे में जो बाकी 9 ऑब्जेक्ट हैं वो धीरे धीरे आपके माइंड से गायब हो जाएंगे। तो ये जो गायब हो गए बाकी 9, वो क्या हुआ? 9 वृत्तियां गायब हो गई। अब 9 वृत्तियां गायब हो गई और आप उसी काले गोले पे देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। तो उसका आपको अभ्यास हो रहा है, उसका आपको अभ्यास के कारण हैबिट लग रहा है, आदत लग रही है। आपकी टेंडेंसी हो जा रही है एक ही को देखने की, वन पॉइंटेड होने की। तो आपका माइंड मल्टी पॉइंटेड नहीं हो रहा है अभी। वो 10 चीजों को एक साथ नहीं देख रहा है, वो एक ही को देख रहा है। उसका माइंड वैसे डिसिप्लिन हो गया, उस प्रोसेस में आ गया। तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि उसने 9 वृत्तियों को हटा दिया। तो उसने 9 वृत्तियों की एनर्जी निकाल दी, 9 वृत्तियां खत्म हो गई।
एक ही वृत्ति रह गई, वो काला गोल धब्बा। तो उसी तरीके से हम धीरे धीरे करके सूक्ष्म वृत्तियों तक पहुंच जाते हैं, जो कि यहां पर क्लेश हैं। और इसमें भी धीरे धीरे करके फिर हम इसको एक एक करके खत्म कर देते हैं। अभी आपको समझ में आया? सर बहुत अच्छे से, थैंक यू सो मच। हाँ भाई। वंडरफुल एक्सप्लेनेशन। हाँ थैंक ठीक है, चलिए, थैंक यू भैया। और किसी का क्वेश्चन है तो क्लोज करें। चलिए फिर। यू। यस सर, थैंक यू सो मच सर। हाँ जब जी। हम थैंक यू सर। क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो आप उसका बार बार जब आंसर करते हैं तो कुछ और नया परत खुल जाती है। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। नहीं, वो एक्चुअली आपके लिए इसलिए खुलती है कि आप ध्यान से सुनते हैं। जो ध्यान से नहीं सुन रहा है उसके लिए नहीं खुलेगी। तो क्या हो रहा है वहां पर, आपकी समाधि लग रही है और आपको प्रज्ञा मिल रही है। और वो जो प्रज्ञा मिल रही है, इसका मतलब आप मेंटली समयम के स्टेट में चले जा रहे हैं। और वो जो प्रज्ञा मिल रही है वो आपके लिए सिद्धि बनेगी। वो आपको पावर देगी। वो आपको एक एक्स्ट्रॉर्डनरी नॉलेज दे रही है। और वो नॉलेज इज पावर। तो जब आपका नॉलेज गहरा होने लगता है तो आपको बहुत चीजों के ऊपर नेचुरली पावर आने लगता है। और जिन लोगों को ये पावर आने लगता है उनको प्रकृति छेड़ना बंद करती है। समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहा हूँ? यस सर, थैंक यू सो मच। या वेलकम। बहुत अच्छा, वंडरफुल सेशन, थैंक यू। वेलकम वेलकम। चलिए फिर क्लोज करते हैं। थैंक यू सर। वेलकम।